देखो, कल तक हमने ग्राफ्स का आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तक किया था। तो आज का क्लास में ना ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स करके जाएंगे पहले, तो बाद में हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स तक कर लेंगे अपने को। देखो, मुझे इसका है ना ग्राफ चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का बीच में ग्राफ चाहिए। ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोला था ना h न्यू इक्वल टू, वैसे इधर भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से h न्यू नॉट, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस के ऊपर लेना, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस के ऊपर लेना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑन y एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन x एक्सिस। तो इसको है ना ये इस साइड लाना, के मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो इस साइड आया तो प्लस माइनस होगा, तो ये y कोऑर्डिनेट y और ये x कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना, कंपेयर विथ mx प्लस c। इसमें स्लोप का वैल्यू क्या आया देखो, h पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, c वैल्यू नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, c is negative, slope positive, c value negative। तो straight line not passing through origin, shape of graph क्या आएगा अपने को, straight line not passing through origin। ये आएगा शेप ऑफ ग्राफ, शेप ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। नेगेटिव इंटरसेप्ट होने की वजह से वो शेप देखो कैसे आएगा, ये के मैक्सिमम y एक्सिस का, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस, ऐसा आएगा शेप। नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो इसको एक्सटेंड किया है समझो, जहां पे टच होगा ये c वैल्यू होगा। तो ये शेप ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकता है, देख जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को टच हुआ है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, पॉइंट एट विच ग्राफ टचेस x एक्सिस, वो अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा। द पॉइंट एट विच ग्राफ टचेस द x एक्सिस, ये ग्राफ x एक्सिस को जहां पे टच करेगा, इट गिव्स the value of threshold frequency, जिस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को टच हुआ है वो अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देता है अपने। तो स्लोप कंपेयर करके देखो, m का वैल्यू h,
स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू h। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। When a graph is drawn between maximum kinetic energy and frequency, slope of graph equal to h. Slope of graph equal to h. When graph is between maximum kinetic energy and frequency, graph is between maximum kinetic energy and frequency, slope of graph equal to h. और जहां पे पॉइंट एक्स एक्सिस को टच हो रहा है वो अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा। और सी एच न्यू नॉट मतलब ये वर्क फंक्शन होगा ना, द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट सी गिव्स वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का वर्क फंक्शन देता है आपने। तो 3 इंफॉर्मेशंस, स्लोप ऑफ ग्राफ h, जहां पे एक्स एक्सिस को टच हो रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू वर्क फंक्शन देता है अपने को। और शेप ऑफ ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। Shape of graph is straight line not passing through origin। तो ये अपने को ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट डे ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये दो चाहिए हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो फिर से इक्वेशन निकाल के देखो। तो फ्रीक्वेंसी h न्यू, इधर h न्यू नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ev नॉट। तो ये होगा इक्वेशन। फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पे लेना, फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस में लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन y एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन x एक्सिस। तो कैसा लिख सकता है इक्वेशन? ev नॉट h न्यू माइनस h न्यू नॉट, मगर अपने को v नॉट ही चाहिए ना, h by e न्यू माइनस h नॉट न्यू by e। तो ये y एक्सिस का y, ये x एक्सिस mx प्लस सी। अब फिर से देखो, स्लोप पॉजिटिव, सी वैल्यू नेगेटिव, तो सेम आएगा शेप ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन not passing through origin, straight line not passing through origin, straight line आएगा not passing through origin। तो ये shape of graph between stopping potential and frequency, graph is between stopping potential and frequency, shape of graph is straight line not passing through origin। तो शेप क्या रहेगा अपने को? एज इट इज वैसे ही आएगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी। तो फिर से जहां पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस का, उधर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा। द पॉइंट एट विच graph touches x axis, it gives the value of
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देता है। तो वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट करेगा इधर, इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो m की जगह h by e देखो, h by e, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ लिया है, स्लोप ऑफ ग्राफ h होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में लिया है, स्लोप ऑफ ग्राफ h by e होगा। मैं स्लो इसीलिए बता रहा हूं, ये सब है ना इधर ही यार, इधर ही होना चाहिए अपने को प्रैक्टिस के साथ। तो फास्ट पढ़ा के तुम लोग अलग से प्रिपेयर करके ज्यादा दिन याद नहीं रहना, ये सब नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में तुम्हारा पढ़ाई भी होना चाहिए। तो इसलिए ये सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, स्लोप ऑफ ग्राफ होगा h। यही अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, शेप स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू h by e। तो ये c मतलब h न्यू नॉट by e है ना, तो वो भी वर्क फंक्शन ही आएगा, मगर e से डिवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इधर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन जूल्स, इधर क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इज, वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो अलग अलग है, ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन जूल्स और वो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिफरेंस होगा दोनों का। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दिया है, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू h। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दिया है, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू h by e। इधर y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन जूल्स और इसमें y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो स्टैंडर्ड ग्राफ्स था, जिसमें है ना 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो मैं बताता हूं, नोट पॉइंट की जैसा लिखना, नोट पॉइंट। इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन, if a graph is drawn between maximum kinetic energy and frequency, graph is drawn between maximum kinetic energy and frequency or stopping potential and frequency, or stopping potential and frequency, मतलब दोनों भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। The value of slope is, the value of slope is independent of nature of metal, nature of metal, and is always constant, nature of metal and is always constant। देखो ये पॉइंट बता रहा हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का स्लोप h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 into 10⁻⁻34, कहीं पे भी वही वैल्यू है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मेटल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ का स्लोप h by e वैल्यू, चार्ज और इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19, h भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट होने की वजह से सभी मेटल्स के लिए स्लोप का वैल्यू सेम होगा। स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मेटल एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये एक प्रीवियस क्वेश्चन अपने को इसे नोट पॉइंट के जैसा बताया, समझ में आ गया ना तुम लोग को। के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, दोनों में कौन सा भी ग्राफ ले लो,
उसका स्लोप वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होगा और उसका वैल्यू हर बार कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो इक्वेशन मतलब दो ग्राफ्स आइंस्टीन इक्वेशन था। अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो एक थ्योरेटिकल पॉइंट बताता हूं एक बार, तो बाद में अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने को। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है कभी भी, तुम लोग सुनो पहले। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। किसमें निकालना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना वैल्यू आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है समझो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसीलिए कभी भी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, सही से सुनो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है क्वेश्चन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू निकालो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू निकालो। जितना वैल्यू आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मतलब 3 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है समझो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है तो जितना नंबर आएगा वही अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। देखो नोट पॉइंट, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं रखना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना इजी रहेगा तुम लोग को। मेरा ये ना सिंपल मेथड बता रहा हूं तुम लोग। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, जितना वैल्यू आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकली मतलब सिर्फ नंबर को पकड़ के जा रहा है। देखो एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल equal to 3 volt, then maximum kinetic energy 3 electron volt। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका रिवर्स भी करेक्ट होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है समझो, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये अपने को थ्योरेटिकल पॉइंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक का भी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना रहेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना वोल्ट होगा। तो समझ गए ना? तो पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना वोल्ट्स होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा,
स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना वोल्ट्स होगा। तो ये अपने को नोट पॉइंट। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसमें गलत ज्यादा होने का चांस है वो सॉल्व करेंगे, बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ K1 and K2 are maximum kinetic energies of photoelectrons when light of wavelengths lambda 1 and lambda 2 are incident on it, if lambda 1 equal to 3 lambda 2, then find the relation between K1 and K2। तो ये अपने को फर्स्ट मॉडल प्रॉब्लम का, लैम्डा 1 लाइट जब इंसिडेंट हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1, लैम्डा 2 जब इंसिडेंट हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2, लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2 दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, ये दिया है अपने को। तो ये दिया है तो हमको क्या करना, K1 और K2 के बीच में रिलेशन निकालना। तो इसके लिए मैंने एक बताया, तुम लोगों को याद है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इधर लैम्डा 1 3 टाइम्स दिया है ना, तो उसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज linearly dependent on frequency। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब इनडायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल है ना। तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स, frequency is made n times maximum kinetic energy more than n times, maximum kinetic energy more than n times होगा। तो ये रिलेशन इसका। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2, वेवलेंथ का रिलेशन दिया है, मगर अपने को फ्रीक्वेंसी का चाहिए ना। देखो लैम्डा c by न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2 मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा, न्यू 2 इक्वल टू 3 न्यू 1, रिवर्स होगा, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिवर्स आएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2 हम लोग क्या बोल के लिख सकता है, न्यू 2 इक्वल टू 3 न्यू 1, मतलब फ्रीक्वेंसी इज मेड 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी इज मेड 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन 3 टाइम्स, तो K2 ग्रेटर देन 3K1। पॉइंट फिर से बता रहा हूं, देखो वेवलेंथ का रिलेशन दिया है लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली लिखना, मतलब लैम्डा 1 की जगह न्यू 2, लैम्डा 2 की जगह न्यू 1, तो न्यू 2 इज इक्वल टू 3 न्यू 1, द फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन 3 टाइम्स। तो ये एक ऑप्शन होगा, नहीं तो ऐसा रहेगा
या तो K1 लेस देन K2/3, जो भी ऑप्शन में देता है उसके हिसाब से आंसर लिखने का। तो ये अपने को फर्स्ट मॉडल वेवलेंथ का रिलेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, और फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन n टाइम्स। देखो दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जिसमें तुम लोग कितना तक पढ़ाई किया है वो खुद चेक कर सकता है। हम लोग तुम लोग को चेक करने के लिए पहला 4 लेक्चर्स कितना अच्छे से तुम लोग पढ़ाई किया है। तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, किसी को मीनिंग नहीं पता है उधर लिख के जाना, मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर point source is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell. The cutoff voltage मतलब stopping potential, दो नया वर्ड्स आया है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, कट ऑफ वोल्टेज मतलब stopping potential, and saturation current are respectively 0.6 volt and 18 milliamperes. If same source is placed at 0.6 meter away from the cell, देखो stopping potential दिया है, saturation current दिया है, point source बोला है, देखो point source, और डिस्टेंसेस चेंज किया है। तो डिस्टेंस चेंज किया है, इंटेंसिटी चेंज होगा। डिस्टेंस ही चेंज किया है, इंटेंसिटी चेंज, क्योंकि पॉइंट सोर्स के लिए I proportional to 1/r², I proportional to 1/r², पॉइंट सोर्स। तो इंटेंसिटी चेंज किया है, सैचुरेशन करंट चेंज होगा, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। पॉइंट फिर से बता रहा हूं, देखो डिस्टेंस को चेंज किया है, इंटेंसिटी चेंज। तो इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो I proportional to 1/r², I1/I2, R2/R1 whole square। फर्स्ट केस करंट 18, सेकेंड केस का, फर्स्ट केस में डिस्टेंस 0.2, बाद में डिस्टेंस 0.6, ये 3 टाइम्स 3 स्क्वायर 9 होगा, I2 2 मिली एम्पियर। तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड 2 मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, बोथ 1 and 2। सही से देखो, डिस्टेंस चेंज किया है तो क्या चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा। इंटेंसिटी की वजह से सैचुरेशन करंट चेंजेस, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू वही रहेगा, सैचुरेशन करंट I1/I2 R2/R1 होल स्क्वायर आएगा। सो बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive metal. Photoelectric current is emitted. Frequency is half, intensity is double. Photoelectric current किसके ऊपर डिपेंड होगा, इंटेंसिटी। तो I proportional to I, current proportional to intensity। तो इंटेंसिटी को क्या किया है हमने, डबल। तो इंटेंसिटी डबल, करंट भी क्या होना चाहिए, डबल, सेकेंड ऑप्शन। तो मगर ये गलत है, ये अपने को गलत होगा।
क्यों है ना, फ्रीक्वेंसी भी दिया है ना, वो भी चेक करना है। ये रिलेशन कब वैलिड होगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो करंट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए करंट आएगा। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी इज मेड हाफ, मतलब न्यू डैश 1.5/2 हाफ किया है, तो 1.5 मतलब 0.75, 0.75 लेस देन है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम, इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आया है, ये रिलेशन वैलिड नहीं है, करंट वैल्यू विल बिकम 0। तो इसीलिए अच्छे से चेक करना होगा कंडीशंस को। देखो फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1.5 तो ज्यादा है, करंट आएगा, बाद में हाफ 0.75, 0.75 मतलब लेस देन 1 होगा, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया है, इंटेंसिटी का रिलेशंस वैलिड नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा तब तक इंटेंसिटी रिलेशंस आर नॉट वैलिड। ये ऑलरेडी नोट पॉइंट पे लिखा था हम लोग, तो अगर वो पूरा नहीं पढ़ा है, हम लोग क्या करता था, इंटेंसिटी डबल करंट डबल सेकंड ऑप्शन, मगर एक्चुअल में क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, तभी इंटेंसिटी का रिलेशंस वैलिड होगा। मगर इस केस में, सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा, तो क्वेश्चन नहीं है करंट के लिए, तो इसे 0 आएगा। तो एक बार फिर से वो पॉइंट देख के एक और बार चेक करना, समझ में आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए फोर्थ ऑप्शन। तो फिर से एक बार सब प्रॉब्लम्स और सब थ्योरेटिकल का चेक करके आना, नेक्स्ट क्लास में तो इससे डिफरेंट मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।